Very good afternoon, everyone. I hope you all are doing well. So फर्स्ट पार्ट हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का कंप्लीट कर लिया था. दिस इज द सेकंड पार्ट जहाँ पे वी विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. फर्स्ट इज combination reaction. All right. So in combination reaction, as the name suggests, कि दो reactants combine करके एक single product बना रहे हैं, इसे हम कह रहे हैं combination reaction. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एक एक्टिविटी है जो दी गई है एनसीईआरटी की बुक में. यहाँ पे आपको पता है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विक लाइम है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं? वाइट वॉश करने के लिए यूज करते हैं हम इसे. तो जब आप इसमें पानी ऐड करते हैं, ठीक है, वाटर ऐड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट? हमें मिल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? स्लेक्ड लाइम. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसके अलावा अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, बहुत ही सिंपल है. इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स, उसे हम क्या कह रहे हैं बच्चे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ठीक है. ऑल राइट. इसके अलावा और जो एग्जाम्पल्स जैसे यहाँ पे गिवन है, जिसमें से है बर्निंग ऑफ कोल. ठीक है. अब कोल क्या है? कार्बन का ही एक फॉर्म है, इसीलिए ये आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला है उसमें सिर्फ कार्बन ही दिखाई देगा. ठीक है. वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, हमको क्या मिलता है? CO2. ठीक है. गैस मिलती है, गैस रिलीज होती है. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ वाटर. फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी क्या है? इसमें एक ये दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर आपको एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं. ठीक है. एक प्रोडक्ट बन सकता है और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक सिंगल प्रोडक्ट ही बने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में. ठीक है. आप इसको देख के कंफ्यूज नहीं होंगे. A+B गिव C. ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट बन रहे हैं और इसके अलावा भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं. ठीक है. ऑल राइट. बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. अच्छा, नेचुरल गैस क्या है? जो मीथेन होती है उसे ही हम नेचुरल गैस कहते हैं. और आपको ये भी पता होना चाहिए, इसे हम मार्श गैस भी बोलते हैं. वाई? क्योंकि जहाँ पे भी आप देखेंगे जो मार्शी एरियाज होते हैं ना, वहाँ पर ये गैस जो है काफ़ी अबंडेंट होती है. तो जब नेचुरल गैस बर्न होती है, ऑफ कोर्स बर्निंग के लिए क्या हमें चाहिए होता है? ऑक्सीजन. बिकॉज ऑक्सीजन क्या करती है? इट सपोर्ट्स कंबशन. ठीक है. हम क्या कहते हैं? कंबशन. तो जब हम बर्न कर रहे हैं नेचुरल गैस विच इज मीथेन, हमको क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर. ठीक है. अच्छा, अब हमने बात करी, जब हमने देखा कि जब हम क्विक लाइम यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करते हैं तो क्या होता है? एक बहुत ही विगरस रिएक्शन होती है. अगर आप टच करेंगे उस बीकर को, जो सबसे पहले हमने एक्टिविटी देखी थी एग्जाम्पल यहाँ पर, जब यहाँ पे देख रहे हैं, जब आप इस बीकर को टच करेंगे तो ये स्लाइटली आपको क्या पता चलेगा? इसकी सरफेस वार्म है. अभी आपने यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी डाली है अगर कैल्शियम ऑक्साइड की, तो ये आपको वार्म महसूस होगा. इट मीन्स कि हमने कोई हीट प्रोवाइड नहीं करी है, लेकिन जैसे ही वो रिएक्शन स्टार्ट होती है, जब वो रिएक्ट करना स्टार्ट होता है, वी फील दैट इट द मिक्सचर जो सोल्यूशन वो क्या हो रहा है? हीट अप हो रहा है. तो यानी कि यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, इवॉल्व हो रही है. ठीक है. सो दीज रिएक्शंस इन विच large amount of heat is produced, ठीक है, along with formation of product is called exothermic reaction. यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है. ठीक है. और इस तरीके के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी कहते हैं. तो ये जो आपका क्विक लाइम है वाटर के साथ जो रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, जैसे स्लेक्ट लाइम हम बोलते हैं, यहाँ पे ये हमें क्या एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. ठीक है. अच्छा, क्या आपको पता है कि रेस्पिरेशन? सो इसके अलावा क्या आप जानते हो कि रेस्पिरेशन जो है बच्चे, वो भी क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है. ये देखो, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैंने. ठीक है. यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम फूड जो भी कंज्यूम करते हैं उससे हमें क्या मिलती है? हम किस लिए कंज्यूम करते हैं? एनर्जी. बट वो एनर्जी हमें मिलती कैसी है? ठीक है. हाउ डू वी गेट दैट एनर्जी? तो डाइजेशन के टाइम पे फूड क्या होता है? जैसे फूड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो और भी सिंपलर पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. ठीक है. सिंपल सिंपल सब्सटेंस में, फॉर एग्जांपल आपने राइस खाया. ठीक है. राइस में क्या होता है? राइस में स्टार्च होता है, और जो कि क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है. ठीक है. अब ये कार्बोहाइड्रेट
ये क्या होता है, फर्दर ब्रेक डाउन होता है किस में, ग्लूकोज में, ठीक है। एंड जब ये ग्लूकोज कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ हमारे बॉडी में, हाँ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके हमारे बॉडी के सेल्स में जो है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। और आप ये पढ़ेंगे, आपने डेफिनेटली पढ़ा है कि वो क्या होती है एनर्जी, किस फॉर्म में, वो एटीपी की फॉर्म में होती है जो हमारी सेल में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो इसी रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए, हमने ये समझ लिया। अच्छा, डीकॉम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ठीक है। डीकॉम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर जो है, यानी कि जब आप कंपोस्ट करते हैं, राइट, किचन वेस्ट होता है, अगर आप उसको आप रख दे थोड़े टाइम के लिए तो आप देखोगे क्या होता है, वो डिग्रेड होने लगता है। एक टाइम के बाद आप देखोगे उससे हम कंपोस्ट तैयार करते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके का, दिस इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक जो है रिएक्शन है, बिकॉज इसमें भी हीट जो है वो इवॉल्व होती है, रिलीज होती है। So let's understand decomposition reaction क्या होती है। So decomposition reaction में एक single reactant breaks down to give simpler products, and this is called decomposition reaction, meaning that a single reactant, it breaks down into different products, उसे हम कहते हैं decomposition reaction। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एक्टिविटी में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं जब हम, तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है इन डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। यहाँ पे पिक्चर में आपको फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स दिख रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। अब जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करते हैं, सो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाता है Fe2O3 में, जो कि है फेरिक ऑक्साइड। यानी कि ये जो ग्रीन कलर है क्रिस्टल्स का, जब हम इनको हीट करते हैं ये वाइट हो जाते हैं। वाई, ये वाइट क्यों होते हैं, बिकॉज जब हम हीट करते हैं, सो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच, यहाँ पे फॉर्मूला में देख सकते हैं .7H2O, ये जो है वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है, एंड जिसकी वजह से ग्रीन कलर जो है इसका फेड हो जाता है, एंड हमको जो डीकम्पोज प्रोडक्ट मिलता है वो फेरिक ऑक्साइड मिलता है, अलॉन्ग विद सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। सो ये है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिमिलरली आप डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी है एक इक्वेशन, हम उसको भी देख सकते हैं। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विकलाइन बोलते हैं, हमको वो मिलता है प्रोडक्ट में, एंड CO2 गैस, ये हमको मिलता है। दिस इज अनदर एग्जाम्पल। ओके, सो हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। और ये जो रिएक्शन है जिसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिकॉज इसके बहुत सारे यूजेस हैं इंडस्ट्री में, राइट। सो हम ये जो रिएक्शन है जिसमें हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके डिकम्पोज कर रहे हैं और हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ये इसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन में हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज हो रहा है, इसीलिए इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कह रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो डिकम्पोजिशन जो रिएक्शंस हैं, आप उनको तीन पार्ट्स में देख सकते हैं, या उनको हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हम जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो कौन सी यूज कर रहे हैं। वो थर्मल हो सकती है फर्स्ट, सेकंड वो फोटोलिटिक हो सकती है, अभी मैं आपको समझाऊंगी कि फोटोलिटिक में क्या है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, एंड थर्ड है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ऑलराइट बच्चे, थर्मल, फोटोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक, ये तीन चीजें हैं, ये तीन इसमें कैटेगरीज हैं डिकम्पोजिशन के, ठीक है, जिसमें हम स्टडी करेंगे। हमने कैल्शियम कार्बोनेट का पहले ही देख ली है इक्वेशन। उसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो वो है लेड नाइट्रेट, ठीक है। जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो हमें लेड ऑक्साइड मिलता है, और उसके साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस मिलती है। तो ये हमने देख लिया। अब ये सभी जो है थर्मल डिकम्पोजिशन के
एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये जो आपको डेल्टा का साइन दिख रहा है इसको डेल्टा बोलते हैं। ये एक्चुअल में हीट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप हीट लिखें चाहे अपनी साइन बनाए, इसका मतलब हीट होता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम सेकंड जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, डीकम्पोजिशन का टाइप जो है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। सो यहाँ पर जो आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर दिया हुआ है। ठीक है बच्चे। सो जब वाटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जब हम वाटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलती है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन में। ठीक है। हमने इससे पहले पढ़ा था, हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था, करेक्ट। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा था, एनर्जी रिलीज हो रही थी या एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी वहां पे। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी वहां पे। और यहाँ पे क्या हो रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में या जितने भी ये रिएक्शंस हैं, इनमें अगर देखें तो हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। क्या करनी पड़ती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या अभी हम देखेंगे जो थर्ड था वो था फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। राइट। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ सन। ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ सन क्या होता है बच्चे, कोई भी रिएक्टेंट है वो ब्रेक डाउन होता है या डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स में हम वहां पे कहते हैं कि फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो रहा है। ऑल राइट। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड जो है, जो कि वाइट कलर का होता है। जब हम उसको थोड़ी देर के लिए अगर आप उसे सनलाइट में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर में और क्लोरीन गैस में, और इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। इसे ही हम कह रहे हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। अच्छा, आपने देखा इन सभी जितने भी हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शंस देखी, इसमें हमें एक्सटर्नल सोर्स जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही थी, हमें इसमें एक्सटर्नली जो है एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही थी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही थी। सो अब क्या होता है, इस तरीके की रिएक्शन जहाँ पे हमें एनर्जी लगती है, यानी कि एनर्जी इज टेकन इन रादर देन गिविंग ऑफ। सो इस तरीके की रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। हमने एक्सोथर्मिक पढ़ा था। सो एक्सोथर्मिक का जस्ट ऑपोजिट है एंडोथर्मिक, यहाँ पे हीट इज टेकन इन। ठीक है, सो एनर्जी और हीट जो हम कह सकते हैं इज टेकन इन, वहां पे रिलीज हो रहा था एक्सोथर्मिक के केस में, यहाँ पे इट इज टेकन इन। इसे हम कह रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये सिंबल आप ध्यान रखिएगा। रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से रिएक्शन जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी सो दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे। ऑल राइट। सो अभी तक हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो पढ़ लिए। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ रिएक्शन दैट वी विल बी डिस्कसिंग वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, अब एक एक्टिविटी देखते हैं, इससे काफ़ी आपको क्लैरिटी मिलेगी और समझ में आएगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर दो आयरन नेल्स हैं, इनको हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करते हैं एंड जो है हम थोड़े टाइम के बाद आफ्टर लेट्स से 25 मिनट्स हम जो है इस सॉल्यूशन के कलर को देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे दूसरे फिगर में आप देख सकते हैं बच्चे कि मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम अच्छे से करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे जब आप देखोगे सो ये वो नेल है जो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करके रखा था, ये आयरन नेल है। ठीक है, हमने आयरन नेल ली है। ठीक है, और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने उसको रखा था एंड थोड़े टाइम बाद हम कंपेयर करते हैं तो आप देखते हैं कि 25 या 20 मिनट्स के बाद इसके ऊपर ये ब्राउनिश कलर की कुछ जो है एक लेयर आपको दिखेगी। इसका कलर चेंज हो जाता है जो कि स्लाइटली ब्राउनिश कलर का है। ठीक है, सो ये क्यों चेंज हो रहा है कलर, सो ये इसलिए चेंज हो रहा है कि जो आयरन नेल थी उसने क्या किया, जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था इस टेस्ट ट्यूब में जब हमने आयरन नेल को डिप किया तो उसने क्या किया,
जो कॉपर है सॉल्यूशन में से उसको कहाँ पे डिपॉजिट हो गया, इस आयरन नेल पे आ गया। ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम एक एक्टिविटी की हेल्प से समझते हैं, आपकी एनसीईआरटी बुक में जो गिवन है। यहाँ पर आप देखिए, हमने दो रिएक्टेंट्स लिए हैं। फर्स्ट क्या है, सोडियम सल्फेट, राइट। एंड जो दूसरा है वो है बेरियम क्लोराइड। ठीक है। सो जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में रिएक्ट करते हैं, सो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है। आपस में इनके जो आयंस हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं, और हमें क्या मिल रहा है, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है। सो जब ये हम रिएक्शन करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम सल्फेट लिया और एक में बेरियम क्लोराइड, जब हम इनको मिक्स करते हैं, सो एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो है वो बनता है, जिसे क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट। सो प्रेसिपिटेट क्या होता है, दो रिएक्शन जब दो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, सो समटाइम्स आपको ऐसा देखने को मिलेगा, किसी किसी रिएक्शन में आपको एक इनसोल्यूबल, ऑलराइट, एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस आपको दिखेगा, थिक सा, कर्डल सा। ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट, जो कि यहाँ पर आपको इस रिएक्शन में देखने को मिलता है। और ये किस कलर का है, ये व्हाइट कलर का है प्रेसिपिटेट। ठीक है। ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, जो कि क्या है, बेरियम सल्फेट। ये कैसे हो रहा है, रिएक्शन ऑफ सल्फेट, यानी कि सल्फेट और बेरियम। ये देख लो आप, सल्फेट ये क्या है, आयन है, और बेरियम भी क्या है, ये भी बेरियम आयन है। सल्फेट आयन और बेरियम आयन ये एक्सचेंज हो रहे हैं। सल्फेट जो है सोडियम के साथ अटैच था, और क्लोराइड जो है वो बेरियम के साथ। बट रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, अब सल्फेट जो है वो बेरियम के साथ, यानी कि आपस में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, रिएक्टेंट्स के बीच में। इसे ही हम क्या कह रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आई होप ये आपको समझ में आई होगी इस एक्टिविटी के हेल्प से, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एक्टिविटी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में बहुत स्टार्टिंग में दी हुई थी, सो मैं उसको आपको उसकी, यस, उसकी पिक्चर यहाँ पे दिखा रही हूँ। ये देखिए, जिसमें आप दो रिएक्टेंट्स लेते हैं। एक है लेड नाइट्रेट, ठीक है, और अनदर वन इज पोटेशियम आयोडाइड। आप देखोगे कि दोनों ही यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है, राइट, ट्रांसपेरेंट या क्लियर सॉल्यूशन है। ओके। बट जब ये रिएक्ट करते हैं, सो एक यहाँ पे ब्राइट येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन दिखता है हमें, ब्राइट येलो पीपीटी। इसको प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी लिख देते हैं। ठीक है, नॉट योर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बट द प्रेसिपिटेट, ऑलराइट। सो ब्राइट येलो पीपीटी मिलता है, जो कि क्या है, लेड आयोडाइड, जिसका फॉर्मूला होता है PbI2। ठीक है। सो यानी कि ये जब रिएक्ट करता है तो ये बनता है प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट को हम ऐसे डाउन एरो से दिखाते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो बनता है प्रोडक्ट, वो बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। तो अगर आप इसको समझो यहाँ पे, तो ये इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्टेंट्स हैं आपके पास ABCD। सो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने बात करी, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं, राइट। सपोज ये एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, तो ये आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो ये बन जाएगा AC प्लस, आई एम सॉरी, आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो आयन अटैच होगा वो होगा AD, एंड ये बनेगा CD। ठीक है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है और हमें मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर। आई होप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी आपको अच्छे से क्लियर है। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको हम समझते हैं। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, वी कॉल इट इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, जब एक सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन करता है, हम ये कहते हैं दैट इट इज ऑक्सीडाइज्ड। एंड जो रिएक्शन हो रही होती है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन
रिएक्शन। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कॉपर है यहाँ पे, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम कॉपर को हीट करते हैं सो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि कॉपर जो है उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो गया, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे जो कॉपर है हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है। ऑक्सीडाइज कौन सा एलिमेंट हुआ है या कौन सा रिएक्टेंट हुआ है, वो है कॉपर। ठीक है, कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ है और कॉपर ऑक्साइड जो है वो बन गया है, कॉपर ऑक्साइड। एंड सिमिलरली जब एक सब्सटेंस जो है लूज करता है ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, सेड टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है, हम उसे कहते हैं कि वो रिड्यूस हो गया है एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब अगर हम बात करें रिडक्शन रिएक्शन की तो आप समझिए कि जो हमें कॉपर ऑक्साइड हमें मिला था, इसलिए लाइक आपने ऐसे चाइना डिश में कॉपर रखा और उसको हीट किया, तो क्या हो जाता है, वो थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऑक्साइड बन जाता है कॉपर से, अब वो कॉपर का ऑक्साइड बन गया। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसी कॉपर ऑक्साइड को अगर हम इसी में हम हाइड्रोजन गैस पास करें, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, इसमें अगर हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें वापस से कॉपर ऑब्टेन हो जाता है और H2O। ठीक है, ये हमको प्रोडक्ट हैं मिलते हैं, और ये हम इसे कह रहे हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लूज हो रही है। कैसे, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे इसने ऑक्सीजन लूज कर दिया और ये कॉपर बन गया। सो ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। अब इसमें आप देखो, इस वाले आपको फिगर में ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किया और वो कॉपर बन गया, तो हमने ये पढ़ा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। इस एग्जाम्पल में हमने देखा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, और वो रिएक्शंस जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रहे होते हैं उस तरीके की रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब हमने ये बात करी कि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहे होते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है, अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ऑक्सीडेशन जो है या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, या हम कह सकते हैं और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि या तो एडिशन जो है ऑक्सीजन का एडिशन हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो, दोनों में से कोई एक भी चीज हो रही है तो हम उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। सिमिलरली रिडक्शन में हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसे हम क्या कह रहे हैं, रिडक्शन कह रहे हैं। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। आपको एक चीज याद रखनी है, ऑक्सीडेशन में या तो एडिशन होगा ऑक्सीजन का तो हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा, एंड रिडक्शन में आपको ये चीज तो पता ही है कि ऑक्सीजन रिमूव हो रही होती है तो रिडक्शन हो रहा होता है। ठीक है, और अगर एडिशन होगा हाइड्रोजन का तो भी वो रिडक्शन नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जब एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, हम ये कह रहे हैं कि वो जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, यानी कि आप एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे एक रेडॉक्स रिएक्शन है, हमें कैसे पता चल रहा है, देखिए जिंक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन क्या हो रही है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, राइट। तो जब हमारा ऑक्सीजन का रिमूवल होता है हम उसे क्या कहते हैं, करेक्ट, उसे हम रिडक्शन कहते हैं। और जब एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का हम उसे क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रिड्यूस यहाँ पे क्या हुआ है, अगर हम देखें तो सिंपल सी बात है, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है
ठीक है? और वो ज़िंक बना है, यानी कि रिडक्शन किसका हुआ है? ज़िंक ऑक्साइड का। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हट रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। इसका मतलब ज़िंक ऑक्साइड रिड्यूस हुआ है। तो जो स्पीशीज़ रिड्यूस हो जाती है, वो ही हमारी क्या होती है? ऑक्सीडाइज़िंग एजेंट होती है। यानी कि जो स्पीशीज़ आपकी रिड्यूस हो जाती है, उसे ही हम ऑक्सीडाइज़िंग एजेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि ठीक है, तो ज़िंक ऑक्साइड जो है वो हमारा ऑक्सीडाइज़िंग एजेंट है। सिमिलरली यहाँ पे कौन-सी स्पीशीज़ जो है वो ऑक्सीडाइज़ हुई है? कार्बन। देखने से ही पता चल रहा है कार्बन में ही ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो कौन-सा ऑक्सीडाइज़्ड हुआ है रिएक्टेंट? कार्बन हुआ है। और कार्बन ही हमारा क्या कहलाया जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि आपको सिंपली ऐसे देखना है, जो रिड्यूस होगा उसका उल्टा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो जो रिड्यूस हो रहा है वो ही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? अब ये समझना है कि ये क्या होते हैं। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं बेटा, हेल्प करते हैं टू ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस बाय एडिंग ऑक्सीजन और रिमूविंग हाइड्रोजन। ठीक है, ये कहलाए जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये हेल्प करते हैं दूसरी जैसे जिंक ऑक्साइड ने क्या किया यहाँ पे, इसने क्या किया? दूसरे हेल्प किया, किसको हेल्प किया? बाय एडिंग, इसने जिंक इस कार्बन को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प किया। तो इसीलिए ये क्या बन गया? ये खुद तो रिड्यूस हो गया, लेकिन इसने कार्बन को हेल्प किया ताकि वो ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, तो इसने इसमें कार्बन ऑक्सीजन जो है उसके एडिशन में हेल्प करी। तो इसीलिए हम जिंक ऑक्साइड को क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा फिर? बिल्कुल ऐसे ही, अगर आपको एक याद हो गया ना तो दूसरा अपने आप याद में आ जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग, या इसको ऐसे लिखिए, हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस बाय एडिंग हाइड्रोजन और रिमूविंग ऑक्सीजन। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दे रही हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो हेल्प करता है इन रिडक्शन ऑफ अनदर सब्सटेंस बाय एडिंग हाइड्रोजन और रिमूविंग ऑक्सीजन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, हमने ये सब पढ़ लिया। अब हमारे पास दो और टॉपिक बचते हैं जिनको हम देख लेते हैं, अ, जिसमें हमें देखना है कि इफेक्ट्स क्या है जो हम अपने डेली लाइफ में हमें देखने को मिल सकते हैं ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, सो देखो ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, ये आपको पता होगा। ठीक है, ये क्या है? ये ब्राउनिश कलर का, ये दो देख रहे हो आप, एक कोट चढ़ जाता है। ठीक है, लेयर जिसे मैं कहूंगी, दिस इज अ लेयर। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो कोरोजन क्या होता है? व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एयर, मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, ये कोरोड होने लगते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। यानी कि कोई भी मेटल जब एयर या मॉइस्चर या किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है और उसके साथ रिएक्ट करता है, वो कोरोड हो जाता है। राइट, उसकी सरफेस कोरोड होने लगती है एंड इस प्रोसेस को ही हम कोरोजन कहते हैं। तो कोरोजन के कुछ एग्जांपल्स क्या हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन, जहाँ पे क्या होता है, आयरन जो है, एक आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ये एक ऑक्साइड है क्योंकि आयरन जो है रिएक्ट कर रहा है एयर और मॉइस्चर के साथ, तो ये एक ऑक्साइड बनाता है जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। इसे ही हम क्या कहते हैं? रस्ट। ठीक है, ये जो ब्राउनिश लेयर दिख रही है, ये ही रस्ट है और ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा जो है कोरोजन का एग्जांपल है टार्निशिंग ऑफ सिल्वर एंड कॉपर आर्टिकल। ठीक है, कि
सिर्फ आयरन ही नहीं, जैसे अलग और मेटल्स हैं जैसे कि सिल्वर हो गया या कॉपर हो गया, इस पे भी एक ऑक्साइड की लेयर जो कि ब्लैक कलर का हो जाता है ये। जब ऑक्सीडाइज़ होता है तो आपने देखा होगा, अगर आपके घर में सिल्वर के आर्टिकल है, कभी बर्तन या कोई कॉइन देखा होगा, तो क्या होता है कि उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। अगर आप उसे ऐसे ही वो एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाता है या वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है, मॉइस्चर में, तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है बिकॉज़ उसके ऊपर ऑक्साइड जो है वो डेवलप हो जाता है। एंड सिमिलरली कॉपर के ऊपर आपने ग्रीन कलर का जो है कोटिंग देखा होगा, ग्रीन कलर का एक सरफेस जो है वो आपको दिखने लग जाता है। तो उसमें भी क्या होता है, वो भी इसीलिए होता है बिकॉज़ ऑफ एयर एंड मॉइस्चर की वजह से, वो भी कोरोजन का ही पार्ट है, ठीक है। अब प्रिवेंशन कैसे होता है, हम कैसे मेटल को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बाय अप्लाइंग पेंट, ठीक है, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, अप्लाइंग पेंट, पेंट अप्लाई करके, और ग्रीस जो है हम वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट, हम ग्रीजिंग करके ग्रीस कर सकते हैं, ग्रीस या ऑयल, ठीक है। उससे भी जो है क्या होता है, ऑयल की जब एक सरफेस हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, सो वो क्या करता है, उस पे एयर या मॉइस्चर जो है वो अटैक नहीं कर पाता। ये हम कर सकते हैं। दूसरा जो है एक तरीका, उसमें क्या है, हम अ, किसी और मेटल की कोटिंग भी कर सकते हैं, कोटिंग ऑफ अनदर नॉन रिएक्टिव मेटल, ठीक है। हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हैं, किसी और मेटल की कोटिंग भी कर सकते हैं जो कि लेस रिएक्टिव हो। इस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कोरोजन को। नेक्स्ट टॉपिक है रैंसिडिटी। सो रैंसिडिटी क्या होती है, जो फैट्स और ऑयल होते हैं, यानी कि एनी फूड जिसमें फैट और ऑयल प्रेजेंट होता है, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड। हाउ? बाय रिएक्टिंग विथ एयर। जब एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, दे गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड रैंसिड हो जाते हैं वो, मीनिंग उनकी जो स्मेल है और टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। यानी कि आप फूड हो गया या कोई फूड आइटम है जिसमें फैट्स और ऑयल प्रेजेंट हैं, अगर वो आप उनको ओपन सपोज करें, कंटेनर्स हैं, आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, वो प्रॉपर्ली बंद नहीं होते, तो क्या होता है, एयर के कांटेक्ट में आते हैं और उनमें डिफरेंट अजीब सी स्मेल होने लगती है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं कि वो रैंसिड हो गए हैं, और उनका स्मेल और टेस्ट जो है वो बहुत ही मतलब अजीब सा लगने लगता है, दैट टेस्ट चेंजेस। सो उसे ही हम रैंसिडिटी कह रहे हैं, ठीक है। एंड ये होता है जब हम ज़्यादा टाइम के लिए एक्सपोज कर देते हैं एयर एयर से, तो इस वजह से रैंसिडिटी होती है। तो इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सील कर सकते हैं एयर टाइट कंटेनर्स में। जो रेट है ऑक्सीडेशन का उसको कम कर सकते हैं, किसमें, एयर टाइट कंटेनर्स में रख के, ठीक है। ये है एक पहला। दूसरा, नाइट्रोजन पैकेजिंग। आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट होते हैं ना, होगा ये काफी एकदम ऐसा फूला हुआ होता है, और लेकिन इसमें चिप्स थोड़े से होते हैं। सो वाई ये फूला हुआ इसलिए होता है, बिकॉज इसमें नाइट्रोजन जो गैस है वो फ्लश इन कर दी जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन गैस किस लिए, ताकि जब नाइट्रोजन गैस रहेगी बैग में तो एयर तो आ ही नहीं सकती, ऑक्सीजन तो आएगी ही नहीं, ठीक है, पूरे में। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं बाय एडिंग या बाय फ्लशिंग नाइट्रोजन इन द पैकेजिंग ऑफ चिप्स एंड यू नो एनी अदर आपके फूड आइटम्स। दूसरा, रेफ्रिजरेट करके, यानी कि जहाँ पे टेम्परेचर को हम काफ़ी कम कर सकते हैं, टेम्परेचर काफ़ी रिड्यूस हो, ठीक है। टेम्परेचर को कम करके भी जो क्या है, हम ऑक्सीडेशन के रेट को कम कर सकते हैं। और जो फोर्थ है, उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट्स या प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं। आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, ऑक्सीडेंट जो है, एंटीऑक्सीडेंट मीन्स ऑपोजिट, जो ऑक्सीडेशन को जो है उसके इफेक्ट को नेगेट करें, उन्हें ही एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये करने से जो है हम बचा सकते हैं जो फूड आइटम्स हैं उनको रैंसिड होने से, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। सो ये हमारा लास्ट था टॉपिक। अब इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड आप डेफिनेटली अपने कमेंट्स हैं उसमें आप लिख के बता सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी डेफिनेटली करेंगे, हम एमसीक्यूज भी करेंगे और हम रिविजन भी करेंगे।
थैंक यू सो मच एंड बाय।